वेलकम टू एमडी काइनेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने आए हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन का पार्ट 2 लेकर, जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे। इनमें हम 4 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा हम ऑक्सीडेशन के जो डेली लाइफ के जो हमारी एप्लीकेशंस होती है, जिसमें कोरिजन भी आता है और रेंसिडिटी होती है, वो भी हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेम ही इसका जो मीनिंग है वो दिखा रहा है। कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जब दो सबस्टेंस को हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो एक नया सबस्टेंस फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, तो ये आपस में मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो ये आपस में मिलकर वाटर फॉर्म कर रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। एंड इवन सोडियम एंड क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास में, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का जब फॉर्मेशन होता है, मतलब दोनों मिलते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करता है। एंड अगर हम किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अमोनिया गैस को फ्लो करें तो वो अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हमारी ऐसे ही होती है। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक जो कंपाउंड होता है वो स्प्लिट अप हो जाता है 2 और मोर सबस्टेंसेस में, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हम लेते हैं। अब अगर उस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है गैस के फॉर्म में और कैल्शियम ऑक्साइड बच जाता है। तो ये एक तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट का 2 सबस्टेंस, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो टूटा है, स्प्लिट अप हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन। यानी कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है। ऐसे ही और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, लेकिन अब इन रिएक्शंस को हम 3 टाइप्स में बांट देते हैं। फर्स्ट टाइप होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड टाइप होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन एंड थर्ड टाइप होती है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन में जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हीटिंग के थ्रू होती है। जैसा भी हमने एक एग्जांपल अभी हमने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम KClO3 को भी जब हम हीट करते हैं तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है। इवन फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि इन 3 प्रोडक्ट्स में वो स्प्लिट अप हो जाएगा। इवन लेड नाइट्रेट को भी जब हम हीट करेंगे तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट अप हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सारी रिएक्शन, इसमें आप देख रहे हैं कि कोई एक कंपाउंड जो है वो मोर देन 2 या 2 से मोर देन 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स में टूट रहा है। इसके अलावा दूसरी होती है हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें जो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू करते हैं। जैसे कि आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी एक एक्टिविटी देखी होगी कि वाटर का जब इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है, राइट? तो ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है। यानी कि जब हम वाटर के बीकर में वाटर रख के उसके अंदर 2 रोड लगा देंगे और उनके बीच को कनेक्शंस कर देंगे बैटरी से, और फिर हम जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अलग अलग रोड्स के ऊपर फॉर्मेशन होगा। इवन सेम NaCl का भी ऐसे ही है। अगर आप पानी की जगह पे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लेंगे तो वहां पे सोडियम और क्लोराइड फॉर्मेशन होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आप लेते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी आपको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का मिलेगा। इसके बाद में जो हमारी तीसरी रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो होता है वो कैरिड आउट होता है सनलाइट के थ्रू और अ लाइट के थ्रू। इसमें 2 रिएक्शंस मेजर होती है, जनरली हमारी जो एनसीईआरटी में भी दी हुई है, और अगर एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देखें तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो व्हाइट कलर का सबस्टेंस होता है, लेकिन जब सनलाइट में या इलेक्ट्रिक बल्ब की जो लाइट होती है उसमें भी अगर वो मिलता है
तो उस लाइट में उसका डिकम्पोजिशन होता है और वो ग्रेइश व्हाइट के एक सिल्वर में अलग हो जाएगा और येलोइश ग्रीन कलर की गैस उसमें से निकलेगी। इवन सिल्वर ब्रोमाइड का भी हम यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पुराने जमानों, अभी तो डिजिटल का टाइम आ गया है तो सारी फोटोग्राफ्स डिजिटल होती है, लेकिन पहले उसकी नेगेटिव्स बनती थी, फिर उनसे फोटो डेवलप की जाती थी, तो उसमें हम सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते थे। तो वो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता था वो पेल येलो कलर का होता था, लेकिन वो सनलाइट या लाइट्स की प्रेजेंट में सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता था। तो सिल्वर जो होता था वो ग्रेइश व्हाइट कलर का होता है और ब्रोमीन जो होती है वो रेड ब्राउन कलर की गैस निकलती है उसमें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जो यूजेस है उसमें एक तो हम जो सबसे बड़ा यूज हम इसमें देखते हैं कि हम इसमें से क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल्स को जिनके ओर्स होते हैं, मेटल्स जो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, कि उनके ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक लाइटिक डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होता है, जो हमारे फूड का डिकम्पोज होता है, जैसे कि स्टार्च अगर हमने, जैसे आलू वगैरह हम जो खाते हैं तो उसमें जो स्टार्च होता है वो आगे जाके डिकम्पोज होते होते लास्ट में जो सिंपलर शुगर में बदल जाता है जो कि ग्लूकोज होती है। तो ये डिकम्पोजिशन हमारी बॉडी में होती है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम यहाँ पे दो तरीके से, जहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक दूसरा और पार्ट है इसका। अब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि वहां पे जहां पर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि किसी दूसरे एलिमेंट से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है। अब जब वो जिंक के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो जिंक जो है वो कॉपर से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा और इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा। सेम इन केस ऑफ मैग्नीशियम का भी केस ऐसा ही दिख रहा है कि मैग्नीशियम भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और ये मैग्नीशियम जो है ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म कर रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। अब आपके सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम कैसे पता करें कि कौन सा मेटल कब किससे कितना रिएक्टिव है या कितना ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए हमारे पास में एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। देखिए, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए तो ट्रिक्स आप लोगों को खुद को ही बनानी पड़ेगी, फिर भी मैं आपके सामने कुछ रिएक्टिविटी सीरीज दे रहा हूं जो कि थोड़ी बड़ी है, जो हमारी बुक में है, मैं नॉन मेटल वाले चैप्टर में भी दे रखी है, उससे भी थोड़ी बड़ी बना रखी है मैंने। इसमें सोडियम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर पोटेशियम, फिर लिथियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। ये घटते हुए असेंडिंग ऑर्डर में है इनकी रिएक्टिविटी का। जैसे जैसे मतलब सबसे ज्यादा सोडियम रिएक्टिव है, फिर क्रोमियम हो गया, उसके बाद में आयरन, फिर कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर टिन, फिर लैड, फिर हाइड्रोजन, फिर बिस्मथ, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लेट, लास्ट में आता है प्लेटिनम। तो ये इनकी सीरीज है जो कि घटते हुए क्रम। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, देखिए। अब सबसे पहला वाला एग्जांपल हम लेते हैं इसमें, कॉपर सल्फेट। अब आप इसमें ये देखिए कि कॉपर सल्फेट जो है उसमें जिंक जो है वो कॉपर से पहले आ रहा है, तो यानी कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। सेम इन केस ऑफ मैग्नीशियम को देखते हैं, तो मैग्नीशियम में भी क्या है कि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। आयरन के केस में भी देखेंगे तो आयरन भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें कलर चेंज रिएक्शन भी हम देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट जो फर्स्ट टॉपिक था उसमें हमने कलर वाली चीजें भी देखी थी। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो ब्लू कलर का है, और जब उसके साथ में सिल्वरी व्हाइट जिंक अगर रिएक्ट करेगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कलरलेस होगा और कॉपर जो निकलेगा वो रेड ब्राउन कलर का निकलेगा। इवन दूसरा मैग्नीशियम को भी देखेंगे तो वो सिल्वरी व्हाइट कलर का है और आयरन जो होता है ग्रे कलर का होता है। तो ब्लू सॉल्यूशन में जैसे हम डालेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएंगे अलग कलर के और रेड ब्राउन कलर का कॉपर अलग निकल जाएगा। इसके अलावा एक और रिएक्शंस होती है कुछ, जैसे कि क्यूप्रस क्लोराइड जो होता है उसको जब हम लेड के रिएक्शन कराते हैं तो वो लेड क्लोराइड फॉर्म करेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। सेम सिल्वर नाइट्रेट जो है जब कॉपर की रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर नाइट्रेट फॉर्म होगा और सिल्वर है। अब अगर आपके सामने मैं कोई ऐसी रिएक्शन बता दूं या बोल दूं
कि मान लीजिए आपने कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन प्लेटिनम क्लोराइड से करा दी या प्लेटिनम से करवा दी, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव एलिमेंट कभी भी ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता, तो उसमें कोई रिएक्शंस नहीं होगी, राइट। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि द टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस फ्रॉम द न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें भी यही है कि कोई भी एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होगा, यानी कि उसके अंदर जो मेटल होगा, यानी कि जो केटाइन होगा, क्योंकि यहां पे हम आयंस की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस में जो केटाइन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है दूसरे किसी आयन से। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सिल्वर नाइट्रेट जो है वो सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, तो अब आप ये देखिए कि सोडियम का जो केटाइन है यानी कि Na+ जो है वो सिल्वर से ज्यादा एक्टिव है, जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी। तो सिल्वर को ये रिप्लेस करेगा और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा, तो पीछे बचेगा क्या? सिल्वर क्लोराइड, उसका व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से एक पीपीटी की भी रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं सोडियम सल्फेट जो है वो जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है, तो सोडियम जो है वो बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बेरियम सल्फेट फॉर्म होता है और सोडियम क्लोराइड। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और एग्जांपल लेते हैं हम। कॉपर सल्फेट के साथ में जब हम H2S को रिएक्शन करवाते हैं तो H2SO4 बनता है और कॉपर सल्फाइड बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड में हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड बनता है। नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में देखने से पहले हमें यह समझना होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन जो है उसमें अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के साथ में कोई ऑक्सीजन ऐड होती है तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो इसका मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम इन केस ऑफ रिडक्शन के केस में अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूवल हो रही है तो रिडक्शन, एंड इलेक्ट्रॉन का गेन होना भी। यहां पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऐड और रिमूवल को ही देखेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन का हम ज्यादा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे 10th तक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन वाला नहीं चैप्टर होता है, इसलिए तो हम सीधा चलते हैं। इसके पहले हमें दो चीजें और समझनी होंगी, जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ये वो एजेंट होते हैं जो किसी भी अदर एलिमेंट को या अदर कंपाउंड को ऑक्सीजन देकर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं और उसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल करके उसका ऑक्सीडेशन कर दे। ठीक है, तो ये ऐसे कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई कंपाउंड जो है खुद किसी को अपने पास से ऑक्सीजन लेके किसी को दे देगा तो इसका मतलब खुद का क्या हुआ? उसका रिडक्शन हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनका खुद का तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन ये दूसरों को क्या कर देते हैं? ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सेम इन द केस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जस्ट इसका उल्टा, ये क्या करते हैं कि दूसरे किसी भी प्रोडक्ट को हाइड्रोजन देके उसका रिडक्शन कर देते हैं या उसमें से ऑक्सीजन का रिमूव करके उसका रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन जब ये उसका रिडक्शन करेंगे तो खुद का क्या होगा? इनका ऑक्सीडेशन। इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड पर। जब हम हाइड्रोजन का फ्लो करते हैं तो यहां पे कॉपर फॉर्म होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब इस केस में क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड के पास में ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये अपनी ऑक्सीजन रिमूव कर लेता है और कॉपर फॉर्म कर देता है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन क्या कहला रहा है? रिडक्शन। एंड अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास में अभी कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन प्लेन में है, लेकिन जैसे ही इसके पास में ऑक्सीजन आ जाती है तो इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि किसका रिडक्शन हुआ और किसका ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हमने आपको जो पहले ही जो टेबल बताई थी जिसमें एड ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एड ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ में आ गया। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि हु इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस, तो जिसके पास में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा।
तो कॉपर ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसके पास में कि हाइड्रोजन है, इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, राइट। सेम कुछ और एक रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे MnO2 है, और जब वो 4 हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन कर रहा है और MnCl2 Cl2 प्लस H2O फॉर्म कर रहा है, तो अब इसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है। तो MnO2 के केस में अगर हम देखें तो MnO2 के पास में ऑक्सीजन है, अब ये अपनी में से ऑक्सीजन रिमूव करके MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना यानी कि रिडक्शन। तो MnO2 से MnCl2 का बनना रिडक्शन रिएक्शन हो गया। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन का फॉर्म होना और H2O बनना, तो ये एक तरीके से ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, तभी तो क्लोरीन फॉर्म हुआ है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोरीन फॉर्म होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और MnO2 से MnCl2 बनना रिडक्शन रिएक्शन, राइट। और इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिनके पास में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and reducing agent is a reaction. Now, effect of oxidation reaction in our daily life. यहाँ पे जो रिएक्शन के जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो डेली लाइफ एक्सपीरियंस है वो बताते हैं। कोरोजन, कोरोजन में क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द मेटल ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल सच एज एन एसिड ऑन देयर सरफेस। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि मेटल जो होता है उसके चारों तरफ जब वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा कि जो सिल्वर की ग्लास होती है, अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए अगर बाहर रख देते हैं तो उसके ऊपर एक ग्रीनिश, एक ब्लैकिश कलर की लेयर बन जाती है। तो ये जो ब्लैकिश कलर की लेयर बनती है वो सिल्वर ऑक्साइड की होती है, ठीक है। सेम इन केस ऑफ कॉपर का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉपर के चारों तरफ एक ग्रीनिश लेयर की लेयर बन जाती है। फिर जब आप उसको वापस से थोड़ा सा क्लीन करते हैं तो क्लीनिंग के बाद में वो फिर से चमक आने लग जाती है उनके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि उनके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे कोरिजन में एक डिफरेंस है। कोरिजन में क्या होता है कि जो ऑक्साइड की जो लेयर बनती है वो पूरे मेटल को बचा के रखती है, राइट। लेकिन इसके अलावा एक एग्जांपल और होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये भी एक कॉमन फॉर्म है कोरिजन का, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो आयरन को पूरा खत्म कर देता है, क्योंकि उसके अंदर तक वो लेयर्स पे बनती जाती है और खत्म हो जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास में जो इफेक्ट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इन आवर डेली लाइफ इज रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इज द कंडीशन बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अच्छा, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है तो घर में अचार तो बहुत मिलता है, और जब आप अचार लेने जाते हैं तो आपकी मदर आपको बोलती है कि बेटा उसको वापस से तेल से उसके ऊपर पूरा लग के उसको एयर टाइट करके बंद करना, ऐसे ही खुला मत छोड़ देना है। नहीं तो कभी कुछ समय के लिए अगर आप अचार को जब खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से कुछ उसके ऊपर फफूंद आ जाती है, उसके स्मेल आने लग जाती है, उसका टेस्ट गड़बड़ हो जाता है। ये क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, सारा ऑयली फैट और ऑयली फूड है वो, और जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है वो फैट, और वहां पे उसका टेस्ट बदल जाता है, स्मेल बदल जाती है। रेंसिडिटी को भी हम देखेंगे, लेकिन हम थोड़ा कोरिजन को फिर से एक बार थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से। कोरिजन में जैसे मान लीजिए कॉपर है, जब ये कॉपर किसी भी ऑक्सीजन एयर से रिएक्ट करता है तो अपने चारों तरफ एक कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है, और जब हम इसको क्लीन कर देते हैं तो ये वापस कॉपर के फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन को देखते हैं तो सिंपल सा है कि यहाँ पे जैसे ही ये वाटर वेपर्स मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, और क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, काफी स्लो प्रोसेस होता है, काफी लॉन्ग टाइम के बाद में धीमे धीमे इसमें से सारी परतें टूटने लग जाती है, और इस तरीके से ये Fe2O3 की लेयर इसमें से निकल के बाहर निकल जाती है, और इस तरीके से आयरन पूरा खराब हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आयरन का जो कोरिजन है, यानी कि रस्टिंग जो है, वो आयरन के लिए तो एक तरीके से अभिशाप है। लेकिन जो मेटल्स दूसरे हैं जैसे कि सिल्वर है या कॉपर है, तो उनके ऊपर वो जो लेयर है वो प्रोटेक्टिंग लेयर का काम कर लेती है, तो बाकी मेटल को ऑक्सीडेशन से एनवायरमेंट से बचा के रखती है। ठीक है,
लास्ट में आते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी इन एवरीडे लाइफ। अब हम बचाएं, आपको जैसे मैंने बताया कि रेंसिडिटी क्या होती है, अब रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि अभी मैं वापस से आपको वही पिकल का अचार का ही एग्जांपल देता हूं कि आपकी मदर क्या करती है, उसके ऊपर काफी ज्यादा तेल से उसको ढक के रखती है, यानी कि ऑयल जो है वो उस पूरे फूड आइटम को, यानी कि जिसके अंदर कैरी है, जिस तरीके के जो अचार हम बनाते हैं, आम के अचार जो बनाते हैं हम, तो उससे उस पूरे फूड प्रोडक्ट को वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से बचा के रखता है ऑयल। तो ऑयल क्या करेगा, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर बना देता है। तो बाय एडिंग एनी एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, ऑयल भी एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिनका हम एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज करके हम फैट एंड ऑयल्स को बचा के रखते हैं। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं, जैसे आप लोग ये जो चिप्स वगैरह लेकर आते हैं, तो ये भी सारे फैट और ऑयल का ही फूड्स हैं, लेकिन ये जब चिप्स की पैकिंग होती है तो वो काफी फूली हुई सी होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जो कि इसको रेंसिडिटी होने से बचाती है। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, कब हम फूड को, जो कुछ कैसे फूड्स होते हैं उनको हम रेफ्रिजरेटर में भी रख देते हैं जिनसे कि उनके बाहर एनवायरमेंट में और रहने से खराब ना हो। एंड द लास्ट जो होता है, उसमें हम कभी कभी जो फूड होते हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे ही अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी रेंसिडिटी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास में बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। सो दीज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अभी तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।